काफी समय पहले की बात है। जंगल के वातावरण में धीमी धीमी ठंड ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठंड इतनी अधिक भी नहीं थी कि जाड़े से शरीर कांपने लगे। शहरों, कस्बों और गांवों से अधिक ठंड होती है जंगल में। उस जंगल में एक अत्यधिक मन भावन बगीचा था। उसी वन में आम के घने वृक्ष की एक खोह में तोता अपनी मैना और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन शाम को तोता जब अपने घोंसले पर आया तो वह बुरी तरह कांप उठा। उसका किसी निर्दयी ने सब कुछ लूट लिया था। वह पेड़ कटा हुआ था जिसकी खोह में उसका घोंसला था, जिसमें वह अपनी मैना और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहता था। पेड़ कटने की वजह से उसका घोंसला उजड़ गया था। उसकी मैना और बच्चे वहां नहीं थे। तोता काफी दुखी हुआ। यही तो उसका निवास स्थान था, जहां वह दिन भर की मेहनत के बाद अपनी मैना के साथ विश्राम किया करता था। तोते ने कटे हुए वृक्ष के चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। उसे उसकी मादा और बच्चे कहीं ना मिले। घोंसला उजड़ने और अपने परिवार के सदस्यों के बिछड़ने का तोते को काफी दुख हुआ। वह सोचने लगा, भगवान ने इस संसार को इसलिए बनाया है कि सब प्राणी एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें, लेकिन कुछ लोग इन नियमों को भूलकर दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। यह सब सोचते हुए बेचारा तोता चुपचाप सिर झुकाए एक ओर बैठ गया। अचानक तोते को याद आया कि करीब के एक भाग में एक मैना का घोंसला है और वह वहां अकेली ही रहती है। उसने अभी तक किसी तोते से नाता नहीं जोड़ा है। यह सोचकर तोते ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अपना घर बार उजड़ चुका है, शायद मेरी दास्तान सुनकर मैना को मुझ पर दया आ जाए और वह मुझे अपने घोंसले में थोड़ी सी जगह दे दे। काफी सोच विचार करने के बाद तोते ने उड़ान भरी और कुछ ही पल में उस डाली पर पहुंच गया जिस पर मैना का घोंसला था। मैना ने जब एक अजनबी तोते को देखा तो वह चौंक कर उछल पड़ी और उससे दूर जा बैठी तथा कड़क कर बोली, ए तोते, यह क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं इस डाल पर बरसों से रह रही हूँ। इस पर मेरा अधिकार है। तुम यहाँ से भाग जाओ। ऐ मैना, तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? तोते ने धीमी आवाज में कहा, मेरे यहाँ बैठने से तुम्हें क्या ऐतराज है? रात बिताने आया हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। हरगिज नहीं, मैना ने क्रोधित स्वर में कहा। मैं तुम्हें यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगी। जाओ, कहीं और रात बिताओ। मैना, एक बात पूछूं? तोते ने कहा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैना ने उसकी ओर देखे बगैर कहा। तुम नाराज क्यों हो? तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? भगवान ने तो हर जीव का जोड़ा बनाया है। इस प्रकार क्रोधित होने मैंने तो किसी को नहीं देखा। तोते, मैना बोली, शायद तुम नहीं जानते कि मर्दों की जात कितनी बेवफा होती है। वह हमेशा औरतों को अपनी लच्छेदार बातों में फंसाकर उन्हें दुख देता है और उनसे बेवफाई करता है। इसीलिए मुझे मर्द जात से सख्त नफरत है। मैं किसी भी मर्द को अपने पास नहीं फटकने देती। लेकिन सब मर्द तो एक जैसे नहीं होते, तोते ने कहा। तुम मुझे सफाई मत दो और यहाँ से भाग जाओ ताकि मैं अपने घोंसले में जाकर आराम से सो सकूं। मैना ने कहा, मैं अन्य मर्दों की तरह नहीं हूँ और बेवफा भी नहीं हूँ, इसीलिए आज की रात मुझे यहाँ बिताने दो। तोते ने मैना से विनती करने वाले अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली तोते। मर्द ऐसी ही बातें करके औरतों को बहला फुसलाकर उनके साथ बेवफाई करते हैं, लेकिन सब मर्द तो एक जैसे नहीं होते मैना, तोते ने कहा। मर्द सिर्फ मर्द होते हैं, वह मर्द ही क्या जो बेवफा ना हो। अगर तुम मर्दों की ऐसी वकालत कर रहे हो तो मैं तुम्हें मर्दों की बेवफाई की एक दास्तान सुनाना चाहती हूँ। मैना ने तोते से कुछ दूर हटकर कहा। सुनाओ मैना। तोते ने सोचा, चलो इसके दास्तान सुनने में रात का कुछ समय तो गुजर ही जाएगा। तोते ने मैना से कहा, हाँ मैना, जरा ध्यान लगाकर सुन। यह कहकर मैना ने मर्द की बेवफाई की एक दास्तान सुनानी शुरू की। पार्वती शायरी की कल्पना के समान सुंदर थी। पहली नजर में हर कोई उसे पाने के लिए तड़प उठता था। उसकी उम्र 16 बसंत पार कर चुकी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वह जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उम्र की यह ऐसी सीढ़ी होती है जब किसी को अपने आप पर अख्तियार नहीं रहता।
दिल बेकाबू हो जाता है। मगर पार्वती ने अपने दिल को बड़ी मजबूती से अपने काबू में कर रखा था। कॉलेज के छात्र उसे एकटक देखते और तरह तरह की फप्तियां कसते रहते, परंतु वह कभी सिर उठाकर न देखती। नारी की ताकत आंखों में होती है। जब वह आंख ही नहीं मिलाती थी तो उसका पहलू दिल पहलू से जाता कैसे। समय चक्र घूमता रहा। उसी कॉलेज में एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा रोहित भी पढ़ता था। वह तो कॉलेज में सिर्फ समय बिताने के लिए आता था, वरना उसका काम था सिर्फ शराब पीना, अय्याशी करना और कॉलेज की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना। कॉलेज की छात्राएं भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित की यदि शिकायत भी की जाए तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अगर उसका कॉलेज से रेस्टिकेशन भी हो गया तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उससे दुश्मनी अवश्य हो जाएगी। एक दिन रोहित की दृष्टि पार्वती पर पड़ गई। उस पर नजर पड़ते ही वह स्वयं ही बुदबुदा उठा, उफ, यह हीरा आज तक हमारी नजरों में कैसे नहीं आया। उस समय उसके आवारा साथी उसके साथ नहीं थे। वैसे 4-6 साथी हर समय उसके साथ रहते थे। उसका माल डकारने के चक्कर में उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। रोहित ने एक पल कुछ सोचा, फिर वह उसकी ओर बढ़ चला। उसने पार्वती के पास जाते ही उसका हाथ थाम लिया और कहा, जाने मन, आज तक कहाँ थी, हमने तो कभी देखा ही नहीं। एक पल के लिए पार्वती सकते की सी हालत में आ गई। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे और क्या न करे। जब उसे होश आया तो उसने बिना एक पल गवाए ही रोहित के गाल पर एक चाटा जड़ दिया। शायद रोहित को इस बात की सपने में भी आशा नहीं थी कि कोई लड़की उसके मुंह पर चाटा मारने का साहस भी कर सकती है। यह हिम्मत, यदि तुमने दोबारा इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। कहने के साथ ही पैर पटकती हुई पार्वती आगे बढ़ गई। रोहित हक्का बक्का सा खड़ा देखता रह गया। उसके साथ ऐसा जैसा हुआ था पहले कभी नहीं हुआ था। स्वयं ही उसका हाथ उसके गाल पर पहुंच गया। वह गाल सहलाने लगा। पार्वती काफी दूर निकल चुकी थी। तब जब रोहित खड़ा था, किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रोहित ने पलटकर देखा, उसके पीछे एक युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका नाम राहुल था। राहुल भी उसी विद्यालय का छात्र था। राहुल और रोहित की आपस में बनती नहीं थी। उसको मुस्कुराता हुआ देखकर रोहित के तन बदन में आग लग गई, मगर वह बोला कुछ नहीं। राहुल ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, कहो, कुछ मजा आया? यहाँ से चुपचाप चले जाओ। रोहित ने कहा, मुझे परेशान मत करो, ठीक है। इस समय उसके साथी साथ नहीं थे। वैसे भी इस प्रकार के लोगों में कोई हिम्मत तो होती नहीं। रोहित ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह उसे छोड़ेगा नहीं, एक ना एक दिन अपनी इच्छा पूरी अवश्य करेगा। और पार्वती के मुंह पर चाटा तो अवश्य मार दिया था, लेकिन वह बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने लड़कियों से सुना था कि रोहित एक रईस बाप का बिगड़ेल बेटा है। उसका काम ही लड़ाई झगड़ा करना है। उसी ऊहापोह में वह अपने घर पहुंच गई। फूल सा चेहरा मुरझा सा गया था। अनजाना सा भय उसके मानो मस्तिष्क पर छाता चला गया। वह तो उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने उसके गाल पर चाटा रसीद कर दिया था। शाम को ठीक से खाना भी नहीं खा सकी थी। वह मन ही मन सोचती रही थी कि जाने वह क्या करेगा। बदमाश आदमी, क्या भरोसा। रात में सो भी नहीं सकी। दूसरे दिन तब जब वह कॉलेज के द्वार पर पहुंची तो उसने रोहित व उसके साथियों को द्वार पर खड़े पाया। उनके चेहरों पर जहरीली मुस्कानें थीं। पार्वती ने एक बार भी उनकी ओर नहीं देखा और सिर गर्दन घुमाकर तेज कदम बढ़ाती हुई चली गई। उन्होंने बाद में ठहाका लगाया। वहीं पास ही राहुल भी खड़ा था। उसने भी उनकी ओर देखा था। वह वास्तव में इसी वजह से आया था कि यदि वह पार्वती के साथ किसी प्रकार की हरकत करे तो वह उसका सहायता करे। राहुल भी आगे बढ़ गया। वह तेज कदम बढ़ाता हुआ पार्वती के पास आकर बोला, मिस पार्वती जी। उसके मुख से अनायास ही निकल गया। कहने के साथ ही उसने राहुल की ओर देखा। मुझे राहुल कहते हैं मिस पार्वती, उसने कहा। मैं भी इस विद्यालय का छात्र हूँ। होंगे तो मैं क्या करूँ? मैं यह कह रहा था, राहुल ने कहा। आपने जो काम कल किया था वह वास्तव में काबिले तारीफ था।
मुझे आपकी हमदर्दी की आवश्यकता नहीं। मैं यह कह रहा था मिस पार्वती, उसने कहा, मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो तुम्हें रोहित से बचा सकता हूँ। आपने यह तो सुना ही रखा होगा कि वह परले सिरे का बदमाश है। अब जो होगा देखा जाएगा। उसने कहा, आप अपने रास्ते जाइए। ठीक है, कहने के साथ ही वह एक और को चला गया। सच बात यह थी कि पार्वती को उस समय किसी सशक्त सहारे की आवश्यकता थी जो रोहित से उसे बचा सके, वह उसकी रक्षा कर सके। उसने राहुल के विषय में सोचा। लंबा चौड़ा, देखने में सुंदर युवक। उसके विषय में विचार करने के एक बार अपने बालों को झटका दिया और आगे बढ़ गई। लेकिन यह सच है कि उसके दिल के किसी कोने में राहुल ने जगह बना ली थी। उधर राहुल ने अपने मन में यह अवश्य समझ लिया था कि उसने पार्वती को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। उसी शाम जब कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वह सीढ़ियों से उतर रहे थे तो जीने की मोड़ पर राहुल और पार्वती टकरा गए। उन दोनों के हाथों से उनकी किताबें गिर गईं। वह दोनों अपनी अपनी पुस्तकें उठाने के लिए झुके। पुस्तकों को उठाते समय राहुल के हाथ पार्वती के हाथों से टकरा गए। उफ! पार्वती के सारे बदन में झुरझुरी सी फैल गई। जवानी में किसी पुरुष का स्पर्श नारी के मन के तारों को झकझोर कर रख देता है। राहुल ने लड़खड़ाई सी आवाज में कहा, आई एम सॉरी मिस पार्वती। पार्वती ने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी पुस्तकें उठाकर चली गई। पार्वती इस बात को अच्छी तरह से समझ रही थी कि राहुल उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। राहुल भी अपने मन में कुछ ऐसा ही सोच रहा था। धीरे धीरे वह एक दूसरे के काफी करीब आने लगे और वह दोनों कॉलेज के बाद भी एकांत में मिलने लगे। पार्वती की यह मजबूरी थी कि उसे किसी न किसी सहारे की आवश्यकता थी। उसे राहुल से अच्छा सहारा कौन मिल सकता था, इसीलिए उसने अपने दिल को उसके हवाले कर दिया। राहुल और पार्वती कॉलेज में चर्चा का विषय बनने लगे। जो पार्वती किसी को अपने पास फटकने भी नहीं देती थी, वह चर्चा का विषय बन गई। अगर कहा जाए तो कि पार्वती पूरी तरह से राहुल के जाल में फंस गई थी तो अतिशयोक्ति ना होगी। एक दिन कॉलेज में प्रवेश करने से पहले ही राहुल पार्वती को मिल गया। उसने आंख से इशारा करके उसे अपने पास बुला लिया। पार्वती के पास आने पर बोला, आओ आज एक होटल में चलेंगे। राहुल के चेहरे पर शरारत खेल रही थी। क्यों? पार्वती, तुम्हारी हर बात में क्यों कहने की आदत बहुत बुरी है। मैंने तो तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाई है, फिर अब तुम इतनी शंका क्यों करती हो? राहुल, पार्वती ने हंसते हुए कहा, हम लोगों का इस तरह से मिलना और रोज कॉलेज से जल्दी चले जाना अच्छा नहीं है। अरे छोड़ो भी, आओ, राहुल ने कहा। हल्की सी नाराजगी के साथ पार्वती राहुल के साथ चल दी। वह दोनों साथ चलते चलते एक होटल में आ गए। होटल में आकर राहुल ने एक कमरा ले लिया। वह दोनों कमरे में आ गए। वहां आकर उन्होंने हल्का सा खाना खाया। राहुल ने पार्वती के पानी के गिलास में हल्के नशे की गोली डाल दी थी। कुछ देर बाद पार्वती को ऐसा लगा कि जैसे उसकी आंखें बंद होती जा रही हैं। चाहकर भी वह अपने आप को होश में ना रख सकी। नींद ने उसे दबोच लिया। 4 घंटे बाद जब उसकी नींद टूटी तो वह अवाक रह गई। उसके पास कुछ भी ना बचा था। उसका सब कुछ राहुल ने लूट लिया था। कुर्सी पर बैठा राहुल उसकी ओर देख रहा था। पार्वती, राहुल ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या करूँ? मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम्हारे रूप ने मुझे पागल बना दिया था। अब जो होना था सो तो हो गया था। रोने धोने या चीखने चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं था। पार्वती ने अपने कपड़े ठीक किए और फिर राहुल को देखती हुई बोली, अब चलो यहाँ से। पार्वती, हाँ राहुल, मुझे माफ नहीं करोगी? राहुल, पार्वती ने कहा, मेरे माफ करने या ना करने से क्या होता है? तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाई है। तुम चिंता क्यों करती हो? अगर हमारे माता पिता हमारा विवाह एक दूसरे के साथ करने के लिए तैयार ना हुए तो हम कहीं दूर चले जाएंगे। इतनी दूर कि कोई हमें खोज ना सके। फिर पार्वती ने कुछ नहीं कहा। वह कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं थी। उसे आत्मग्लानि हो रही थी। राहुल पार्वती को अपने साथ लेकर चल दिया। रास्ते में उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और वो दोनों सीधे अपने अपने घर चले गए। पार्वती पूरी रात ना सो सकी और न ढंग से खाना खा सकी। जिस लाज के मोती पर युवतियों को नाज होता है, उसे वह प्यार के चक्कर में गंवा चुकी थी, या यूं कहें कि वह धोखा खा गई थी। दुनिया कहती है कि युवतियों की लाज का
धागा बड़ा कमजोर होता है, जो जरा सी ठसक से टूट जाता है। पार्वती की स्थिति ऐसी थी कि वह अपने मन की व्यथा किसी से कह भी नहीं सकती थी और मन ही मन घुट रही थी। समय बीतता गया। राहुल को तो जैसे पार्वती पर विजय मिल गई थी। उसकी जब भी इच्छा होती, पार्वती को अपने साथ होटल ले जाता और अपनी इच्छा पूरी करता था। पार्वती इससे परेशान थी और विवश भी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे तो क्या ना करे। राहुल के जाल में उसका निकल पाना आसान नहीं था। एक दिन पार्वती ने राहुल से फैसला करने का निश्चय किया। वह और राहुल कॉलेज के पास ही एक एकांत स्थान पर बैठे थे। राहुल पार्वती के बालों से खेल रहा था। राहुल पार्वती ने धीरी आवाज में कहा, कहो पार्वती, क्या बात है? तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो कि नहीं। मैं अब इस प्रकार के जीवन से तंग आ गई हूँ। पार्वती के स्वर में धीमा आवेश था। शादी भी कर लेंगे, क्यों चिंता कर रही हो? नहीं, उसने कहा, साफ साफ बताओ। पार्वती, मैंने अपने पिताजी को पत्र लिखा था। राहुल ने कहा, उन्होंने लिखा है कि हमारी होने वाली बहू को हम पहले दिखाओ, तब हम कोई फैसला करेंगे। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? अगर इनकार कर दिया तो राहुल ने कहा, हम भागकर शादी कर लेंगे। अपने पिताजी के पास अब कब चलेंगे हम? कल चलेंगे। ठीक है, कल चलो। कल तुम सवेरे तैयार होकर आ जाना। और दूसरे दिन पार्वती तैयार होकर आ गई। दोनों चल दिए। स्टेशन पर आकर राहुल ने 2 टिकट खरीद लिए। ट्रेन आई और वे सवार हो गए। पार्वती राहुल के साथ जा रही थी, लेकिन उसका मन स्थिति बड़ी खराब थी। वह बार बार विचारों में खो जाती थी। बार बार यह सोचती थी कि यदि वह समय से ना लौट पाई तो उसके माता पिता क्या सोचेंगे, उसके ना पहुंचने पर उनकी क्या हालत होगी। इधर पार्वती के विचार दौड़ रहे और उधर ट्रेन दौड़ रही। फिर एक स्टेशन पर राहुल और पार्वती उतर गए। स्टेशन से बाहर निकलकर दोनों रिक्शे पर सवार होकर चल दिए। कुछ देर चलने के बाद वह रिक्शा राहुल के संकेत पर एक स्थान पर रुक गई। रिक्शा का किराया देकर दोनों एक मकान की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वह दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। वहां एक औरत थी। वह पार्वती को अपने साथ लेकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह औरत वापस आई। औरत ने राहुल के हाथ में 100 के नोटों की 3 गड्डियां रख दी। राहुल नोटों की गड्डियों को लेकर मुस्कुराता हुआ चल दिया। वास्तव में राहुल वेश्याओं का दलाल था, जो भोली भाली युवतियों को फंसाकर लाता था और उन्हें बेचकर चला जाता था। शाम तक पार्वती को कुछ पता नहीं चला। उसने 1-2 बार पूछा, राहुल कहाँ है? उसे बताया गया कि वह शाम को आएगा, बाजार गया है। शाम भी हो गई, मगर राहुल नहीं आया। पार्वती को लगा कि वह कहीं जाल में फंस गई है। घर पर उसके माता पिता परेशान हो रहे होंगे, मगर अब हो क्या सकता था। काफी देर हो गई, मगर राहुल का कहीं कुछ पता नहीं था। जैसे तैसे रात बीतती जा रही थी। उस बाजार में संगीत बजने लगा, नाच गानों की आवाज आने लगी। अब पार्वती सब कुछ समझ गई थी। राहुल उसे प्यार के जाल में फंसाकर इस कोठे पर बेच गया है। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर अब उसके आंसू भी उसे नहीं बचा पाएंगे। उस समय उसकी क्या स्थिति थी, बस वही जानती थी। वह किसी तरह से वहां से निकल भागना चाहती थी। वह एक बार उस बेवफा राहुल से मिलना चाहती थी। वह कमरे से निकलकर बाहर आई। बाहर कई आदमी बैठे थे और वह औरत उनसे बात कर रही थी। उसने एक बार पार्वती की ओर संकेत किया। अब उसे कोई शक न रह गया था। तब पार्वती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाना का निश्चय किया। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह वहां उपस्थित सभी की परवाह किए बिना सीढ़ियों की ओर तेजी से दौड़ी। उस कोठे की मालकिन और वहां उपस्थित सब लोग एक पल के लिए हक्के बक्के से देखते रह गए। एकाएक उनकी बात समझ में ही नहीं आई कि वे क्या करें और क्या न करें। उस कोठे की मालकिन रत्नाबाई को इस बात की स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि पार्वती इस प्रकार की हरकत भी कर सकती है। उसने फौरन चीख कर अपने दलालों को पुकारा और कहा, देखो उसे पकड़ो, वह भागने ना पाए। पार्वती तब तक बड़ी तेजी से सीढ़ियां उतर गई। उस शहर का कोई उसे ज्ञान तो था नहीं। वह एक ओर को दौड़ पड़ी। अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ रही थी पार्वती।
बाजार में आने जाने वाले लोग उसे भागते देख रहे थे, मगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सब जानते थे कि उस बाजार में ऐसा अक्सर होता रहता है। पार्वती दौड़ रही थी। रत्नाबाई के दलाल उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। बेतहाशा भागते हुए पार्वती अचानक एक कार से टकरा गई। कार का पहिया उसके सर के ऊपर से उतर गया। पार्वती का भेजा बाहर निकल गया। चेहरा ऐसा हो गया कि पहचान भी नहीं जा सकता था। कार का ड्राइवर गाड़ी को और भी तेज दौड़ा कर ले गया। उसने एक औरत को कुचलने के बाद गाड़ी को रोकने तक की भी तकलीफ नहीं की थी। पार्वती की लाश को पुलिस उठाकर ले गई और उसका पोस्टमार्टम कराकर लावारिस करार देकर जलवा दी। इतना कहकर मैना चुप हो गई। कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद वह बोली, तोते, बोलो मैना, तुमने सुन लिया? हाँ, मैंने सुन लिया। देखा उस बेईमान को, मैना ने कहा। पार्वती ने उस बेमुरव्वत इंसान पर भरोसा किया, उस पर विश्वास करके अपने माता पिता को छोड़कर चल दी, और उसने उसका यह सिला दिया कि उसके तन को 30,000 में बेच दिया। एक पल रुककर मैना ने पुनः कहना प्रारंभ किया, अब तुम बताओ, जब मैंने मर्दों के ऐसे किस्से सुन रखे हैं, तो भला मैं तुम्हें कैसे अपने पास रहने दे सकती हूँ? वास्तव में संसार में मर्दों की जात बड़ी फरेबी, दगाबाज और बेपीर होती है। यही कारण है कि मुझे मर्द जात से नफरत है।